बेटा यहाँ पे कि ये जो बीटा डीके है, बीटा डीके का इन द सेंस मैंने क्या बताया, अभी फिर से एक बार ध्यान देना। मैंने कहा जैसे ही यहाँ पे न्यूक्लियस में प्रोटॉन मोर देन 83 हो जाते हैं, मोर देन 83, तो ये बहुत ही हैवी हो जाते हैं। और जब बहुत हैवी हो जाते हैं तो यहाँ से क्या होता है, एक रेडिएशन क्रिएट होती है, मीन्स जिसको क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव का इन द सेंस क्या हुआ कि अब वहाँ से क्या प्रोसेस शुरू हो जाता है, वहाँ पे बीटा डीके का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अगर बीटा डीके की भी बात करते हैं तो वहाँ का कहने का सेंस होता है कि कुछ प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो जा रहा है, कुछ न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो जाता है। और जब इस चेंज के दौरान, मीन्स इस टाइम पे, इस प्रोसेस के, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के टाइम पे कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है। जो एनर्जी रिलीज होती है उसको फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूजन बोलते हैं। तो वही चीज़ अगर वीक न्यूक्लियर फोर्स की अब हम बात कर रहे हैं तो वीक न्यूक्लियर फोर्स मैंने बताया कि किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के टाइम पे यूज होता है। अब वो पर्टिकुलर रिएक्शन क्या है उसकी बात करते हैं। वो क्या है? वो बीटा डीके है। तो बीटा डीके क्या होता है? मैंने फिर से बताया कि बीटा डीके इज अ टाइप of radioactive decay in which a beta particle is emitted from an atomic nucleus। तो चलो देखते हैं। हमने कहा कि ये प्रोसेस क्या होता है, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में चेंज होना, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में चेंज होना। कब होता है? जब 83, यहाँ से मोर देन 83 प्रोटॉन्स हो जाते हैं न्यूक्लियस में। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये बहुत ही भारी हो जाता है। किसके कारण होता है? तो ये कॉर्क के कारण होता है। अभी उसके बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं बाद में, लेकिन उससे पहले देखो यहाँ पे कि यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कैसे चेंज होता है। सपोज दैट आपके सामने एक एग्जांपल दिया गया, यहाँ पे कार्बन दिया गया। मान लो इस कार्बन के पास यहाँ पे 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है। क्या है? 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन। तो यहाँ से बीटा डीके हो रहा है। डीके मीन्स होता है क्षय होना। तो यहाँ से ध्यान देना, बीटा डीके तो 2 टाइप से होगा। जब यहाँ पे बीटा माइनस होगा और एक बीटा प्लस होगा। बीटा माइनस का सेंस होता है कि यहाँ से न्यूट्रॉन, यहाँ से बीटा माइनस का सेंस होता है बेटा ध्यान देना कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो रहा है। बट बीटा प्लस का सेंस होता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है। तो यहाँ से देखिए जैसे 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन, तो यहाँ पे बीटा डीके हुआ। तो यहाँ से आकर के क्या बन जा रहा है कि 6 जो प्रोटॉन था अब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो गया। तो क्या हो गया? 7 प्रोटॉन और यहाँ पे कितना बचेगा? 7 न्यूट्रॉन बचेगा। लेकिन जैसे ही अब यहाँ से क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है तो उस टाइम पे यहाँ पे मिला 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन। लेकिन इस टाइम पे इसको बैलेंस करने के लिए ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमने इसको बताया कि न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और जब न्यूट्रल हो रहा है तो एक न्यूट्रल यहाँ पे एलिमेंट्री पार्टिकल, ध्यान देना, ये क्या हो रहा है कि यहाँ से चेंज होकर के प्रोटॉन में जा रहा है। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। तो यहाँ से इसका चार्ज अगर देखा जाए तो बढ़ गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या एमिट होता है? एक इलेक्ट्रॉन एमिट्स होता है। क्यों हुआ? क्योंकि न्यूट्रॉन क्या होता है, वहाँ पे न्यूट्रल होता है। और ये जब चेंज होकर के एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में जा रहा है तो प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो यहाँ पे प्लस बढ़ा, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, एमिट्स होता है एक इलेक्ट्रॉन। और एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल होता है। जो एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल या अभी आगे देखोगे न्यूट्रिनो, ये दोनों क्या होते हैं? ये न्यूट्रल होते हैं कि इसके ऊपर कोई चार्ज ऐसे नहीं होता है कि प्लस चार्ज है कि माइनस चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इसको बैलेंस करने का काम कर रहा है। ये तो एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा भी देखिएगा, जैसे यहां मैंने किया कि 6 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन है। अब यहां से क्या हो रहा है? बीटा डीके हो रहा है। यहां भी बीटा डीके, बट बीटा माइनस बीटा प्लस। इसका सेंस क्या हो रहा है? बीटा माइनस और बीटा प्लस का सेंस फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि बीटा माइनस का सेंस हो गया न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो रहा है। बीटा प्लस का सेंस हो गया कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है। अब यहां से देखो जैसे ही प्रोटॉन क्या हुआ न्यूट्रॉन में, अब प्रोटॉन क्या होता है? ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज होता है। किसमें जा रहा है? न्यूट्रल होने जा रहा है। यहाँ पे न्यूट्रॉन में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? जब पॉजिटिवली यहाँ पे जाएगा न्यूट्रल मीन्स, तो इसको बैलेंस करने के लिए एक पॉजिट्रॉन आता है। जो पॉजिट्रॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो एक पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो पार्टिकल यहां से निकलता है। ध्यान दीजिएगा, यही चीज है बीटा डीके। अब ये जो दोनों प्रोसेस हो रहे हैं बीटा डीके, फिर से देखिए कब होता है? मैंने कहा जब ये
इस कंडीशन में पहुंचता है, ठीक ना। और उसके बाद यहाँ पे जब प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में चेंज होना, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में चेंज होना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बीटा डीके बोलते हैं। और इस टाइम पे इसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो, या फिर दूसरे स्टेप में जब यहाँ से प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जा रहा है तो पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो पार्टिकल मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, द इंट्रैक्शन, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्ट विद एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्ट विद एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल बाय वीक न्यूक्लियर फोर्स। इनके बीच में एक इंट्रैक्शन फोर्स लगता है। क्या लगता है? एक इंट्रैक्शन फोर्स लगता है। और जो इंट्रैक्शन फोर्स लग रहा है इसके बीच में बेटा, वही क्या होता है, वो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। अब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इनके बीच में जो इंट्रैक्शन लग रहा है, जो इंट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल इज कॉल्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स। यहां से ये चीज समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले चीज क्या है, जब भी हम वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात करते हैं तो मुझे क्या समझना है, बीटा डीके समझना है। बीटा डीके कब होता है, जब इस प्रोसेस में, पूरे प्रोसेस को समझिएगा। तो यहां से क्या होता है कि हमको मिल जाता है कि वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। बट इसी के साथ जैसे हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पे चलते हैं, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का सेंस क्या होता है। अब बेटा यहां से देखना, ये होता है कि यहाँ से, ये तो ज़रूरी नहीं कि एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, इसके बीच में बहुत सारे, अगर इसको देखते हैं कि यहाँ से बहुत सारे प्रोटॉन, बहुत सारे न्यूट्रॉन्स होंगे इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। तो यहाँ से सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि प्रोटॉन के पास क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और यहाँ पे इसके पास भी पॉजिटिवली चार्ज होता है। और एक प्रोटॉन, ध्यान देना, पॉजिटिवली चार्ज, अगर न्यूट्रॉन को देखते हैं तो एक न्यूट्रल होता है। अब इन दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये सब क्या होते हैं, बहुत ही स्ट्रांगली बॉन्ड होते हैं, बाइंडिंग बना करके रखते हैं एक दूसरे से। जो बॉन्डिंग होती है उनके बीच में बहुत ही स्ट्रांग होती है। देखो यहाँ से अगर हम अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द चार्ज देखें तो हमें इन दोनों के बीच में A+, दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स लगना चाहिए। और यहां से अब देखो ये न्यूट्रल है, लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं, एक दूसरे को इंट्रैक्ट करके रखते हैं। क्या करते हैं, इंट्रैक्ट, यहां से इंट्रैक्शन होता है दोनों के बीच में। मींस एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को काफी टाइटली बॉन्ड किया हुआ है, वहां एक दूसरे को बांध करके रखा हुआ, बहुत ही टाइटली। और उसके बाद क्या होता है, यहां से देखिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं। अगर जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन को, तो चाहे प्रोटॉन हो, चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो, सब एक दूसरे से टाइटली बॉन्ड हैं, बॉन्डिंग बना करके रखे हैं, काफ़ी टाइटली बॉन्डिंग बना के रखे हैं और स्लिप नहीं होने दे रहे हैं। तो इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है, जो इंट्रैक्शन फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड, इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये यूनिवर्स का सबसे पावरफुल, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, इतना ध्यान रखिएगा। अगर हम वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो वीक न्यूक्लियर फोर्स की जो रेंज होती है 10⁻⁻6 मीटर होती है। बट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की अगर बात करते हैं तो ये होती है 10⁻⁵ मीटर होती है। तो कहने का सेंस है कि जब हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स इसको दोनों पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमको इस एटम के बारे में पढ़ना है। और जब भी एटम के बारे में पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि यहाँ पे एटम क्या होता है, एटम इज कंसिस्ट बाई 3 एलिमेंट्री पार्टिकल। नॉर्मली हमें इसको पढ़ के आए कि 3 एलिमेंट्री पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस आपको प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मिलता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है। तो यहीं से तो ध्यान देना, अब एक लाइन में अगर देखते हैं तो जब प्रोटॉन, ध्यान देना, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है तो किसके कारण चेंज होता है, बीटा डीके के कारण चेंज होता है। और बीटा डीके के कारण जब चेंज होता है तो हमको क्या मिलता है, यहां से देखना, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो रहा है, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो रहा है तो हमें इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल मिल रहा है।
और यहाँ पे भी बीटा डीके के ही कारण जब हमें यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है तो एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो पार्टिकल मिल रहा है। इन इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल के बीच एक इंट्रैक्शन फोर्स लगता है। या आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल को इंट्रैक्ट करके रखता है। तो जो इंट्रैक्ट करके रखता है बाई किसके कारण रखता है? बाई बिग न्यूक्लियर फोर्स के कारण। तो इनके और इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है उसको बिग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। बट यहां पे जो क्या कहते हैं प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। यहां पे ये चीज होती है। इतना क्वार्क्स थियरी पे अभी जब हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है और जब प्रोटॉन, वहाँ पे मैंने बोला कि जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है तो जब उस चेंज का किसके कारण होता है? वो बीटा डीके के कारण होता है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चेंज कब होता है, किसके रिएक्शन के कारण होता है, तो उसमें क्वार्क थियरी का अपना बड़ा रोल होता है। अच्छा अब ये होता है कि क्वार्क्स क्या होता है, तो ध्यान देना यहाँ से कि जब क्वार्क्स की बात करते हैं तो अब यहाँ से आपको प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जैसे ही इसकी बात करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है एक क्वार्क से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर के बना होता है? क्वार्क्स से। अगर क्वार्क्स की बात करते हैं, क्वार्क्स क्या होता है? बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है। ये बहुत ही छोटा पार्टिकल यहाँ से होता है, स्मॉल पार्टिकल, यहाँ से स्मॉल पार्टिकल। और अगर इस पे देखते हैं, अब देखो यहाँ से क्या चीज़ निकल के आ रहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों किससे मिलकर के बने होते हैं? क्वार्क्स से मिलकर के बना होता है। और क्वार्क्स क्या चीज़ होती है? बहुत ही स्मॉल पार्टिकल होता है। और जब एक पार्टिकल है, एलिमेंट्री पार्टिकल है, तो इस पे चार्ज कुछ ना कुछ, अब इसके जो चार्ज को है वो इस तरीके से आइडेंटिफाई किया गया। इस पे जो चार्ज होता है 1/3e एंड +-2/3e। अगर यहाँ से देखते हैं तो e की वैल्यू सेम हुई 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। लेकिन याद रखिएगा ये जो यहाँ पे दिख रहा है कि +-1/3e +-2/3e, ये चीज़ें अभी क्या कहते हैं अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं की गई हैं, अभी आइडेंटिफाई नहीं की गई हैं। अगर इन फ्यूचर ऐसा होता है तो जैसे अभी इन दोनों को अलग अलग अगर आइडेंटिफाई किया जा सकता है तो फिर उस कंडीशन में भी हमें E की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। E की वैल्यू हमेशा यही रहेगी 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम ही होगा। इतना ध्यान रखना। अभी जब हम 12th क्लास में होंगे तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। जब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस में तो हमें वहाँ पे पता होता है कि जो चार्ज का चाहे ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, चाहे वो कितना भी चार्ज क्यों ना जा रहा हो, 2 चार्ज 3 चार्ज 4 चार्ज कुछ भी, लेकिन उसके साथ जो E की वैल्यू है, जैसे हमें बोलते हैं मैंने वहाँ पे 2 kg कोई भी चावल गेहूँ कुछ भी, मैंने 2 kg चावल वहाँ पे रख दिया, 3 kg चावल वहाँ पे रख दिया, 1/2 kg वहाँ पे रख दिया, 4/5 kg वहाँ पे रख दिया। बट जो kg की वैल्यू है वो कभी भी चेंजेबल नहीं होती है। kg मीन्स होता है 1000 ग्राम ही, 1 kg = 1000 ग्राम ही। तो सेम उसी तरीके से यहाँ बता रहे हैं अगर ये दोनों अलग अलग आइडेंटिफाई भी किए जाते हैं, फाइंड आउट किया जाता है, तब भी E की वैल्यू वहाँ पे चेंज नहीं होगी। तो ये चीज़ होता है क्वार्क्स। और अगर देखते हैं क्वार्क्स कितने टाइप्स का होता है तो ध्यान देना, क्वार्क्स होते हैं 6 टाइप्स के। नंबर 1 यहाँ से देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ से होता है कि जैसे ही क्वार्क्स की बात करते हैं तो यहाँ पे अप, यहाँ से अप डाउन, चार्म, यहाँ से चार्म, स्ट्रॉन्ग, टॉप एंड बॉटम। तो इस चीज़ को देखना कि यहाँ से सबसे पहली चीज़ तो हमें कंफर्म हो गया कि अभी तक हम क्या बोलते थे कि जब एटम की बात करते थे बोलते हैं कि एटम इज कंसिस्ट बाय 3 एलिमेंट्री पार्टिकल। 3 एलिमेंट्री पार्टिकल में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड
इलेक्ट्रॉन से मिलकर के। लेकिन अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन किससे मिलकर के बना होता है? क्वार्क्स से मिलकर के। क्वार्क्स क्या होता है? बहुत ही स्मॉल पार्टिकल होता है, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल होता है जिस पे चार्जेस यहाँ पे दिए गए हैं। अब एक क्वार्क्स भी कितने टाइप्स के होते हैं? अप, डाउन, चार्म, स्ट्रॉन्ग, टॉप, बॉटम। लेकिन जो भी हम बात करते हैं अभी, जो हमारा डिस्कशन करते हैं, वो हम डिस्कशन सिर्फ अप एंड डाउन पे करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हैवी और रेयरर होते हैं। ये बहुत ही हैवी और रेयरर होते हैं। तो हमें जो बात करना है, जो डिस्कशन करना होता है, वो किस पे करते हैं? अप और डाउन पे करते हैं। तो इसके कारण भी ध्यान देना, इसके कारण भी, इसके बैलेंस के कारण भी प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में चेंज होता है और न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में चेंज होता है, जिसको हमने बिग न्यूक्लियर फोर्स में बीटा डीके के टर्म में पढ़ा हुआ था। तो वहां से हमें बोल सकते हैं कि एटम इज कंसिस्ट बाय मोर देन 3 एलिमेंट्री पार्टिकल। 3 एलिमेंट्री पार्टिकल से ज्यादा मिलकर के बना होता है। अगर इन सारे छोटे छोटे पार्टिकल में उसको हम डिवाइड, जैसे ही फिजिक्स में बात करते हैं यहाँ पे बेटा, तो इस कंडीशन में फिजिक्स में चाहे वो चार्ज हो यहाँ से, चाहे चार्ज हो, चाहे मास हो, चार्ज हो, मास हो, एनर्जी हो, एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम, एंड एंगुलर मोमेंटम, क्या हो? एंगुलर मोमेंटम, अपना अपना क्वांटम नेचर होता है। इन चारों का, चार्ज, मास, एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम, इसका अपना अपना क्या होता है? यहाँ पे क्वांटम नेचर होता है। जो क्वांटम नेचर होता है वो क्या होता है? यहाँ पे जैसे E होता है, E का सेंस क्या हो गया? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हो गया। अगर जब एनर्जी की बात करते हैं तो यहाँ से H न्यू बी द फ्रीक्वेंसी, H प्लैंक कांस्टेंट होता है, तो H न्यू हो गया। अब जब एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ से क्या होता है? H/2 पाई होता है। क्या होता है? H/2 पाई होता है। लेकिन अभी जो मास का होता है, मास का, ये अभी प्रूव्ड नहीं है, नॉट प्रूव्ड, यहाँ पे अभी प्रूव्ड नहीं हो पाया है, ठीक ना। लेकिन इन सब का फिजिक्स के टर्म में जब हम बात करेंगे तो ये बोलेंगे कि चार्ज, मास, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, इनका अपना अपना क्वांटम नेचर होता है। अब ये होता है कि क्वांटम नेचर का सेंस क्या होता है? ध्यान देना, क्वांटम नेचर क्या होता है? जैसे इंट्रैक्शन, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो क्वांटम हमारी क्वार्क थियरी क्या होती है? क्वार्क थियरी का बात मैंने किया। क्वार्क के लिए इसलिए बात करते हैं कि यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्वार्क से मिलकर के बना होता है। लेकिन इसको यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक और पॉइंट बताया कि जो नोट करने के लिए रिमार्क, इसको ऐसा नहीं होता है कि ये पेपर में ऐसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, कोई क्वेश्चन इसका नहीं आता है, लेकिन अपने नॉलेज के लिए दोनों क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, ठीक ना, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन। लेकिन दोनों अपने नॉलेज के लिए, जब हम वीक न्यूक्लियर फोर्स पढ़ते हैं तो वीक न्यूक्लियर फोर्स में इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन में चेंज होना, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में चेंज होना और प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में चेंज होना क्यों होता है, तो यहाँ पे हमको जा करके क्लियर होता है। दूसरी चीज़ हमने ये बताया कि जहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, तो इसके थ्रू मैंने बताया कि फिजिक्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका अपना क्वांटम नेचर होता है, जैसे चार्ज का क्वांटम नेचर, एनर्जी का, एंगुलर मोमेंटम का, मास का भी होता है। बट अभी ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड नहीं हो पाया है, इसलिए यहाँ पे क्वांटम नेचर क्या होता है मैंने वही बता दिया। अ क्वांटम नेचर इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनी फिजिकल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्ड इन एन इंट्रैक्शन। किसी की जो मिनिमम अमाउंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कॉल्ड क्वांटम नेचर। ओके, इसी में थोड़ा सा ध्यान देना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हमेशा 11th क्लास में पूछा ही जाता है कि हमें क्या होता है कि जो हमारे 4 फंडामेंटल फोर्सेज हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, या इसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो यहाँ से देखो हम उसको लिख रहे हैं। सबसे वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स से बड़ा कौन होता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स।
यहाँ से क्या होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, और वीक न्यूक्लियर फोर्स से ज़्यादा बड़ा कौन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से क्या होता है ज़्यादा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यहाँ से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कहने का सेंस आपको क्या मिल गया, अब ये क्या हो गया, यहाँ अगर इस साइड में चल रहे हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में, इधर आ रहे हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब यहाँ से इसको ऐसे लिख देते हैं अगर नॉर्मली इसको पूछा जाता है तो। ध्यान देना, सबसे वीक पूरे यूनिवर्स का वीकेस्ट फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, बट पूरे यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। अब यहाँ पे अगर स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग देते हैं तो यहाँ पे 10 टू पावर बेटा 5, और यहाँ से क्या होता है 10 टू पावर 36, और यहाँ से 10 टू पावर क्या हो जाता है 38 हो जाता है। ये होती है स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग लिखते हैं इसको। तो याद रखिएगा यहाँ से इस तरीके सॉरी यहाँ से 10 टू पावर 25 होता है। ये चीज़ रहा यहाँ पे क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जाता है उसमें।